वे लगभग हमारे जैसे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक सदी से अधिक समय तक हमने सोचा था कि निएंडरथल केवल गुफा मानव थे जो असफलता में विलुप्त हो गए। लेकिन नई विज्ञान ने उस पुरानी कहानी को तोड़ दिया है। उनके डीएनए में छिपा है एक अजीब सच। वे वास्तव में कभी गायब नहीं हुए। वास्तव में, यदि आप अभी इसे देख रहे हैं, तो संभावना है कि आप उनका हिस्सा अपने भीतर लिए हुए हैं। उनकी विरासत आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में, यहाँ तक कि आपके दिखने के तरीके में भी जीवित है। तो असली सवाल यह नहीं है कि निएंडरथल का क्या हुआ, बल्कि यह है कि आज भी उनका कितना हिस्सा हमारे भीतर जीवित है। वे लगभग हमारे जैसे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। फिर भी क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वे वास्तव में कभी गायब नहीं हुए? कई सालों तक निएंडरथल को हिमयुग के केवल अशिष्ट जीवित बचे लोगों के रूप में चित्रित किया गया था। स्कूली किताबों और संग्रहालयों ने उन्हें कम बुद्धि और कोई भविष्य नहीं वाले नाटे, भारी भौहों वाले गुफा लोगों के रूप में प्रस्तुत किया। आम धारणा सरल थी। वे मानवता की एक असफल शाखा थे, जबकि आधुनिक मनुष्य विजयी हुए, वे विलुप्त होने के लिए अभिशप्त थे। इस तस्वीर ने दशकों तक लोकप्रिय कल्पना को आकार दिया, लेकिन यह केवल आधा सच था। आधुनिक अनुसंधान ने हमें उनके बारे में लगभग सब कुछ पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। खुदाई, जीवाश्म और अब विशेष रूप से प्राचीन डीएनए ने खुलासा किया है कि निएंडरथल पुराने कार्टूनों के मंदबुद्धि गुफा मानव नहीं थे। वे औजारों का इस्तेमाल करते थे, आग पर नियंत्रण रखते थे और कुशलता से शिकार करते थे। वे समूहों में रहते थे, अपने घायलों की देखभाल करते थे और पृथ्वी की कुछ सबसे कठोर परिस्थितियों में ढल गए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे हमसे उतने दूर नहीं थे जितना कभी माना गया था। इसके बजाय वे हमारे बहुत करीब निकले, आनुवंशिक, सामाजिक और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी। यह मायने रखता है क्योंकि निएंडरथल की कहानी हमारी कहानी भी है। यदि वे केवल एक पार्श्व शाखा होते जो मर गई, तो उनकी कहानी एक प्राचीन जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं लग सकती थी। लेकिन यदि वे हमसे जुड़े थे, यदि उनके हिस्से आज भी हमारे भीतर जीवित हैं, तो उनकी नियति मानव इतिहास को देखने के हमारे तरीके को नया आकार देती है। उनका गायब होना विलुप्तता का एक सरल मामला नहीं था, यह एक परिवर्तन था जो आज भी हमारे शरीर और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। दशकों तक निएंडरथल नाम का इस्तेमाल अपमान के रूप में किया जाता था, किसी को आदिम या पिछड़ा कहने का तरीका। लेकिन नई विज्ञान दिखाती है कि यह अपमान मुद्दे से चूक जाता है। असफल होने से कहीं दूर निएंडरथल ने हमारे डीएनए के भीतर एक विरासत छोड़ी है। वास्तव में अफ्रीका के बाहर आज जीवित अधिकांश लोग निएंडरथल वंश के टुकड़े लेकर चलते हैं, छोटे लेकिन अर्थपूर्ण। इस खोज का मतलब है कि वे गए नहीं हैं। वे केवल गुफाओं में जीवाश्म नहीं हैं, वे हमारा हिस्सा हैं, मानव कहानी में इस तरह से बुने गए हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। रहस्य तब केवल इस बारे में नहीं है कि निएंडरथल कैसे जिए, बल्कि इस बारे में है कि वे हमारा हिस्सा कैसे बने। उनकी उत्पत्ति को उजागर करने के लिए हमें पहले उस सब कुछ पर सवाल उठाना होगा जो हमने सोचा था कि हम जानते हैं कि वे कहाँ से आए। पीढ़ियों तक पाठ्यपुस्तकों ने एक सरल कहानी कही। निएंडरथल केवल यूरोप के थे, लेकिन पृथ्वी के पास खुलासा करने के लिए अन्य रहस्य थे। पहले जीवाश्म 1800 के दशक के मध्य में जर्मनी में खोजे गए थे और वहां से विद्वानों ने एक व्यवस्थित कहानी बनाई। निएंडरथल को एक विशिष्ट यूरोपीय प्रजाति माना जाता था जो बर्फ और ठंड से आकार पाई थी।
यह माना जाता था कि वे यूरोप में पैदा हुए, वहां रहे और विकसित हुए, और फिर वहीं गायब हो गए। संदेश स्पष्ट था, निएंडरथल पूरी तरह से यूरोपीय थे। पहले तो यह विचार समझ में आता था। सबसे प्रारंभिक कंकाल अवशेष स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी जगहों में पाए गए थे। उनकी भारी भौहें और मजबूत जबड़े ग्लेशियरों और उत्तरी हवाओं से आकार पाई आबादी की कहानी के अनुकूल लगते थे। यह सिखाने के लिए एक आसान कहानी थी। निएंडरथल यूरोप में रहते थे जब तक कि आधुनिक इंसान नहीं आए, और फिर वे गायब हो गए। दशकों तक यह तथ्य के रूप में दोहराया जाता रहा, लेकिन समय के साथ साफ तस्वीर में दरारें दिखाई देने लगीं। यूरोप की सीमाओं से कहीं दूर जीवाश्म खोजे गए। मध्य पूर्व में अवशेषों ने सुझाया कि निएंडरथल लेवंत, आज के इज़राइल, जॉर्डन और सीरिया तक पहुंच गए थे। इन खोजों ने इशारा किया कि निएंडरथल केवल एक यूरोपीय प्रजाति नहीं थे। वे गतिशील, लचीले थे और उन क्षेत्रों में मौजूद थे जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ते थे। आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। मध्य एशिया में और कंकाल के टुकड़े खोजे गए जो निएंडरथल की सीमा को किसी की भी अपेक्षा से हजारों मील आगे बढ़ाते थे। स्पेन से साइबेरिया तक उनकी हड्डियां गुफाओं और खुदाई स्थलों में दिखाई दीं। इस व्यापक फैलाव ने वैज्ञानिकों को निएंडरथल की कहानी को सख्ती से यूरोपीय मानने पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। यदि वे एशिया तक पहुंच गए थे तो इससे उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या पता चलता था? क्या वे वास्तव में यूरोप में शुरू हुए थे या यह धारणा बहुत संकीर्ण थी? बहस तेज हो गई। कुछ विद्वानों ने यूरोपीय उत्पत्ति के लिए तर्क दिया। उन विशिष्ट खोपड़ी और जबड़े की विशेषताओं की ओर इशारा करते हुए जो वहां सैकड़ों हजारों वर्षों में विकसित हुई लगती थीं। दूसरों ने अफ्रीकी उत्पत्ति का सुझाव दिया। निएंडरथल को हमारे साथ साझा किए गए एक सामान्य पूर्वज से जोड़ते हुए होमोसेपियंस अफ्रीकी अतीत में गहरे। फिर भी अन्य लोगों ने प्रस्तावित किया कि निएंडरथल कई प्रवासनों का परिणाम थे। उनका सच्चा मातृभूमि एक एकल स्थान के बजाय यूरेशिया में फैला हुआ था। जो कभी सरल लगता था वह अब जटिल था। साफ पाठ्यपुस्तक कहानी नए साक्ष्यों के भार के नीचे गिर गई, और फिर भी केवल जीवाश्म सवाल का समाधान नहीं कर सकते थे। हड्डियां हमें दिखा सकती थीं कि निएंडरथल कहाँ रहते थे, लेकिन वे यह साबित नहीं कर सकती थीं कि वे वास्तव में कहाँ शुरू हुए। इसके लिए उनके भीतर कुछ गहरा छिपा हुआ था। पत्थर के औजारों ने एक कहानी कही, डीएनए ने दूसरी कही, एक जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सदी से अधिक के लिए निएंडरथल का अध्ययन लगभग पूरी तरह से हड्डियों, खोपड़ी के आकार और पत्थर के औजारों पर निर्भर था। ये अवशेष दिखाते थे कि वे कैसे दिखते थे और कैसे जीवित रहते थे, लेकिन वे गहरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे। निएंडरथल कहाँ से आए? वे हमसे कैसे संबंधित थे? वे क्यों गायब हुए? जीवाश्म ने हमें सुराग दिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अंतर भी छोड़े। 20वीं सदी के अंत में एक नया उपकरण आया, आजोनमर्तः का अध्ययन करने के तरीके को बदलने का वादा करता था। प्राचीन डीएनए विश्लेषण। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि हजारों साल बाद भी आनुवंशिक सामग्री के टुकड़े कभी-कभी हड्डियों और दांतों के भीतर जीवित रह सकते हैं। यदि इन टुकड़ों को पुनर्प्राप्त किया जा सकता था तो वे शोधकर्ताओं को निएंडरथल डीएनए की तुलना हमारे अपने से करने की अनुमति देते। पहली बार पीढ़ियों से बहस किए गए सिद्धांतों का परीक्षण करना संभव था। पहले परिणाम हालांकि एक सरल उत्तर नहीं देते थे। इसके बजाय उन्होंने पहेलियां बनाई।
डीएनए ने पुष्टि की कि निएंडरथल वास्तव में आधुनिक मनुष्यों के करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्ता अपेक्षा से अधिक जटिल था। दोनों समूहों ने एक सामान्य पूर्वज साझा किया, जो 5 लाख और 6 लाख साल पहले रहता था। उस पूर्वज ने 2 मुख्य शाखाओं को जन्म दिया, एक आधुनिक मनुष्यों होमोसेपियंस की ओर ले जाने वाली और दूसरी निएंडरथल की ओर ले जाने वाली। कागज पर यह सीधा लगता था, व्यावहारिक रूप में यह नहीं था। एक हड़ताली उदाहरण उत्तरी स्पेन में सीमा डे लॉस ह्यूसोस की साइट से आता है। इस गुफा के गहरे अंदर शोधकर्ताओं ने 2 दर्जन से अधिक व्यक्तियों के अवशेष खोजे, जो लगभग 430,000 साल पहले के हैं। उनकी हड्डियों ने स्पष्ट रूप से निएंडरथल दिखने वाली विशेषताएं दिखाईं, मजबूत जबड़े, भारी भौहें और चेहरे की विशेषताएं उस दिशा में इशारा करती हुईं। यदि कहानी सरल होती तो उनका डीएनए उस अपेक्षा से मेल खाना चाहिए था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक साक्ष्य की जांच की तो वे चकित रह गए। न्यूक्लियर डीएनए ने सीमा जीवाश्मों को निएंडरथल के साथ संरेखित किया, लेकिन उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो केवल मानव के माध्यम से पारित होता है, साइबेरिया में दूर पाए गए डेनिसोवन नामक दूसरे समूह के करीब था। यह विरोधाभास केवल एक तकनीकी खराबी नहीं था। इसने सुझाया कि अपने शुरुआती चरणों में भी निएंडरथल एक अलग समूह नहीं थे। उनका इतिहास पहले से ही अन्य आबादियों के साथ मिश्रित था। शायद उनके पूर्वजों ने डेनिसोवन संबंधित समूहों के साथ अंतर्प्रजनन किया था, या शायद प्रारंभिक मनुष्यों ने नई मातृवंशावली पेश की थी जो हजारों साल तक बनी रही। किसी भी तरह से निष्कर्षों ने यह स्पष्ट किया कि निएंडरथल इतिहास एक साफ विभाजन नहीं, बल्कि पार करने की एक उलझी कहानी था। यदि उनकी मातृ रेखा पूर्व में डेनिसोवन की ओर इशारा करती थी, तो उनका डीएनए छिपे हुए पार करने के बारे में और क्या प्रकट कर सकता था? निएंडरथल एक लोग नहीं थे, वे 2 थे, कभी अलग, कभी फिर से एकजुट। पूर्ण निएंडरथल जीनोम की अनुक्रमण ने दिखाया कि वे यूरेशिया में समान रूप से फैली एक रूप आबादी नहीं थे। इसके बजाय वे 2 मुख्य समूहों में विभाजित थे। पश्चिम में निएंडरथल पूरे यूरोप में रहते थे। क्रोएशिया में विंडीजा गुफा जैसी जगहों के जीवाश्म, साथ ही फ्रांस और स्पेन की साइटों ने उनकी उपस्थिति को प्रकट किया और डीएनए नमूने प्रदान किए। पूर्व में हजारों मील दूर साइबेरिया में एक और शाखा रहती थी। पहली नज़र में दोनों समूह निएंडरथल की तरह दिखते थे। उनकी हड्डियों ने वही सामान्य विशेषताएं साझा की और उनके पत्थर के औजार समान पैटर्न का पालन करते थे। लेकिन डीएनए ने महत्वपूर्ण अंतर प्रकट किए। हजारों वर्षों तक पश्चिमी और पूर्वी समूह अलग थे। उनके जीनोम ने अलगाव की लंबी अवधि दिखाई, बहुत कम या कोई मिश्रण नहीं, और फिर भी वे हमेशा के लिए अलग नहीं रहे। समय समय पर प्रवासन गलियारे खुले, जलवायु बदली और समूह चले। जब ऐसा हुआ तो पूर्व और पश्चिम फिर से संपर्क में आए। एक हड़ताली मामला साइबेरिया की चगिर्स्काया गुफा से है। वहां रहने वाले निएंडरथल में ऐसा डीएनए था जो यूरोपीय निएंडरथल से अधिक निकटता से मेल खाता था, बजाय पास के अल्ताई निएंडरथल के, जिन्होंने पहले इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। इसने एक आश्चर्यजनक बदलाव का सुझाव दिया। किसी समय पश्चिम से निएंडरथल की एक लहर पूर्व की ओर चली गई और स्थानीय समूह को बदल दिया या उनके साथ मिश्रित हुई। ऐसे निष्कर्ष दिखाते हैं कि निएंडरथल कभी स्थिर नहीं थे। है इतिहास शुरुआत से अंत तक एक सीधी रेखा नहीं था। इसके बजाय यह जनसंख्या बदलाव, प्रतिस्थापन और निरंतर आंदोलन से चिह्नित था।
एक समय में पूर्व में एक स्थानीय वंशावली का वर्चस्व हो सकता था। बाद में उस वंशावली को यूरोप से प्रवासियों द्वारा बदल दिया जा सकता था। सदियों बाद फिर से एक और बदलाव हो सकता था। ये बदलाव दुर्लभ दुर्घटनाएं नहीं थीं। वे इस बात का हिस्सा थे कि निएंडरथल कैसे रहते और फैलते थे। यह निरंतर आंदोलन यह भी बताता है कि उनका डीएनए इतना जटिल क्यों है। अलग अलग निएंडरथल समूहों ने अलग अलग समयों और स्थानों पर अपना निशान छोड़ा। जब हम आज जीनोम की जांच करते हैं तो हमें लंबे अलगाव के संकेत दिखते हैं, जिसके बाद पुनर्मिलन होते हैं, जिसके बाद और अलगाव होते हैं। यह साफ शाखाओं वाले पारिवारिक पेड़ की तुलना में कम और समय के साथ बुने गए ओवरलैपिंग धागों की तरह अधिक है। उनकी दुनिया कभी तय नहीं थी। यह पारगमन का एक बदलता नेटवर्क था और जल्द ही एक और रहस्यमय चचेरा भाई चोटी में शामिल होने वाला था। साइबेरिया की एक गुफा की छायाओं से मानवता की एक और शाखा उभरी, एक जो लगभग समय के साथ खो गई थी। अधिकांश इतिहास के लिए किसी को भी पता नहीं था कि वे मौजूद थे। उनके अवशेष इतने दुर्लभ थे कि उनका पूरा ज्ञान एक ही गुफा से आया। साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा। इस गुफा के अंदर शोधकर्ताओं ने एक दांत, हड्डी के कुछ टुकड़े और बाद में एक उंगली की हड्डी पाई। अपने आप में ये टुकड़े ज्यादा नहीं लगते थे। उनका उपयोग खोपड़ी या कंकाल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो कुछ वे अपने अंदर लेकर चलते थे वह असाधारण था। जब वैज्ञानिकों ने डीएनए के लिए टुकड़ों का परीक्षण किया तो परिणामों ने प्राचीन मनुष्यों के एक अज्ञात समूह को प्रकट किया। वे निएंडरथल नहीं थे और वे आधुनिक मनुष्य नहीं थे। वे कुछ और थे, एक शाखा जिसे अब डेनिसोवन कहा जाता है। निएंडरथल के विपरीत, जिन्होंने यूरोप और एशिया में कई कंकाल छोड़े, डेनिसोवन ने लगभग कोई जीवाश्म निशान नहीं छोड़ा। उनकी कहानी को मुख्य रूप से जीन से पुनर्निर्माण करना पड़ा। इस अर्थ में वे एक भूत आबादी बन गए, एक लोग जो हड्डियों में लगभग अदृश्य थे लेकिन डीएनए में दिखाई देते थे। आनुवंशिक अध्ययनों ने दिखाया कि डेनिसोवन और निएंडरथल एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। वास्तव में उन्होंने अंतर्प्रजनन किया। हाइब्रिड पैदा हुए जो डेनिसोवन और निएंडरथल दोनों वंश रखते थे। इसका मतलब था कि दोनों समूह केवल शिकारगाहों को साझा करने के लिए ही पर्याप्त संपर्क में थे, बल्कि वंशावली भी। कुछ डीएनए जो उन्होंने अदला बदली किया वह महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रतिरक्षा और प्रजनन क्षमता से जुड़े कुछ जीन उनके बीच चले गए, जिससे दोनों समूहों को कठिन वातावरण में जीवित रहने में मदद मिली। ये आनुवंशिक अदला बदली दुर्घटनाएं नहीं थीं। उन्होंने एक स्थायी निशान छोड़ा जिसने दोनों आबादियों को बीमारी और तनाव के सामने मजबूत बनाया। डेनिसोवन विरासत यहीं नहीं रुकी। जब बाद में आधुनिक मनुष्य एशिया और ओशिनिया में फैले तो उन्होंने भी डेनिसोवन के साथ मिश्रण किया। आज पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों जैसी जगहों के लोग डेनिसोवन डीएनए की छोटी मात्रा रखते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण एक जीन है जो शरीर को ऊंचाई के अनुकूल होने में मदद करता है। तिब्बती लोग जो एशिया के ऊंचे पठार पर रहते हैं, वे एक डेनिसोवन व्युत्पन्न जीन रखते हैं जो उन्हें कम ऑक्सीजन की स्थिति में जीवित रहने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन सीधे हमारे पूर्वजों और डेनिसोवन के बीच प्राचीन मुठभेड़ों से आया। तस्वीर स्पष्ट है। डेनिसोवन अलग थलग भूत नहीं थे। वे उसी व्यापक नेटवर्क का हिस्सा थे जिसमें निएंडरथल और अंततः हम भी शामिल थे। लेकिन निएंडरथल ने केवल डेनिसोवन से ही मुलाकात नहीं की। उन्होंने किसी और से मुलाकात की, किसी ऐसे से जो हमेशा के लिए उनकी नियति बदल देने वाला था। और फिर निएंडरथल हमसे मिले।
उनकी कहानी हमारी कहानी बन गई। सैकड़ों हजारों वर्षों तक निएंडरथल यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, यह तो क्या है। आधुनिक मनुष्य अफ्रीका में विकसित हो रहे थे। दोनों समूहों के बीच पहले संपर्क संभवतः लेवंत, आज के इज़राइल और सीरिया के क्षेत्र में लगभग 1 लाख साल पहले हुए थे। वहां की गुफाओं में पाए गए जीवाश्म और उपकरण दिखाते हैं कि निएंडरथल और होमोसेपियंस दोनों इस क्षेत्र से गुजरे, कभी कभी एक दूसरे का सामना करने के लिए काफी करीब। इन शुरुआती मुलाकातों ने आनुवंशिक मिश्रण के धुंधले निशान छोड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़ा प्रभाव बाद में आया। लगभग 50,000 साल पहले आधुनिक मनुष्यों की बड़ी लहरें अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया में जाने लगीं। यह वह बिंदु था जब हमारी प्रजाति और निएंडरथल के बीच संपर्क अपरिहार्य हो गया। निएंडरथल पहले से ही यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। जैसे जैसे आधुनिक मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में चले गए, दोनों समूह बार बार मिले। इस बार मुठभेड़ों ने एक स्थायी निशान छोड़ा। अफ्रीका के बाहर आज जीवित हर व्यक्ति 1 से 2% निएंडरथल डीएनए रखता है। पहले तो यह छोटा लग सकता है, लेकिन अरबों लोगों में यह एक विशाल विरासत बनता है। ये टुकड़े साबित करते हैं कि निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों के बीच अंतर प्रजनन भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए काफी आम था। निएंडरथल बिना निशान छोड़े गायब नहीं हुए, वे हमारा हिस्सा बन गए। हमें मिली आनुवंशिक विरासत अपने स्वर्ण के प्रभावों में मिश्रित है। एक और कुछ निएंडरथल जीन ने जीवन को बेहतर बनाया। उन्होंने प्रतिरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाया, शुरुआती मनुष्यों को यूरेशिया की नई बीमारियों से लड़ने में मदद की और त्वचा और बालों के लक्षणों को प्रभावित किया, जिससे मनुष्यों को ठंडी जलवायु के अनुकूल होने में मदद मिली। दूसरी ओर सभी डीएनए सहायक नहीं था। कुछ निएंडरथल वेरिएंट मधुमेह, अवसाद और यहाँ तक कि सांस की संक्रमणों के बढ़े हुए जोखिमों से जुड़े हैं। विरासत एक दोधारी तलवार थी जो फायदे और चुनौतियां दोनों लेकर आई। दोनों समूहों के बीच अदला बदली केवल आनुवंशिक नहीं थी। पुरातत्व साक्ष्य सांस्कृतिक संपर्क का भी सुझाव देता है। उपकरण बनाने की परंपराओं में ओवरलैप दिखता है। दोनों समूह पत्थर को इस तरह से आकार देते हैं जिन्हें अलग करना कठिन है। आग का उपयोग, शिकार की तकनीक और संभवतः प्रतीकात्मक व्यवहार भी उनके बीच देखे और साझा किए गए हो सकते हैं। यह सुझाता है कि निएंडरथल और आधुनिक मनुष्य केवल गुजरते समय नहीं मिले, बल्कि एक दूसरे के जीवन के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि निएंडरथल के लिए इन मुलाकातों ने गिरावट की शुरुआत का भी संकेत दिया। जैसे जैसे आधुनिक मनुष्य फैले, उनके बड़े समूह, आकार, व्यापक नेटवर्क और नवाचार की तेज गति ने ऐसे दबाव बनाए जिनसे निएंडरथल निपटने लगी है में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जबकि उनके जीन हम में रहते रहे, उनकी अपनी संख्या घटने लगी। उन्होंने 3 लाख साल तक सहन किया था, लेकिन अंत में सहनशीलता पर्याप्त नहीं थी। निएंडरथल ने बार बार जलवायु परिवर्तन, बदलते परिदृश्य और हिम युगीन यूरोप और एशिया की चुनौतियों का सामना किया था। वे बार बार अनुकूलित हुए, लेकिन हर चक्र उन्हें कमजोर बनाता गया। उनकी संख्या छोटी होती गई और उनका अस्तित्व अधिक नाजुक होता गया। पर्यावरण कभी स्थिर नहीं था। हिमयुग के ठंडे चरणों के दौरान विशाल ग्लेशियर आगे बढ़े और निएंडरथल समूहों को बिखरे हुए दक्षिणी शरण स्थलों में धकेल दिया, जहां भोजन सीमित था। जब जलवायु गर्म हुई तो वे फिर से फैल गए, लेकिन पीछे हटने और फिर से उपनिवेश स्थापित करने की ऊर्जा लागत अधिक थी। हर चक्र उनकी ताकत को कम करता गया। इन व्यवधानों ने स्थिर आबादी बनाए रखना कठिन बना दिया।
आनुवंशिक अध्ययनों ने पुष्टि की कि वे कितने कमजोर हो गए थे। अल्ताई निएंडरथल जीनोम, जो अब तक के सबसे पूर्ण में से एक है, ने समान डीएनए के लंबे हिस्से प्रकट किए। ये पैटर्न दिखाते हैं कि उसके माता पिता करीब से संबंधित थे, संभवतः सौतेले भाई बहन या चाचा और भतीजी। यह केवल एक अलग मामला नहीं था, यह एक व्यापक वास्तविकता को दर्शाता था। निएंडरथल समूह छोटे और अक्सर अलग थलग थे, जो उन्हें संकीर्ण घेरों के भीतर प्रजनन करने पर मजबूर करता था। समय के साथ इससे अंतर्प्रजनन हुआ, आनुवंशिक विविधता सिकुड़ी और अचानक चुनौतियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता कम हुई। जबकि उनकी आबादी कमजोर हुई, एक नया प्रतिस्पर्धी आ रहा था। आधुनिक मनुष्य होमोसेपियंस व्यापक सामाजिक नेटवर्क के साथ बड़े समूहों में यूरोप और एशिया में प्रवेश किया। निएंडरथल के विपरीत, जो अक्सर छोटी पारिवारिक इकाइयों में रहते थे, आधुनिक मनुष्यों ने बड़े समुदाय बनाए जो ज्ञान साझा कर सकते थे, साथियों का आदान प्रदान कर सकते थे और विचारों को जल्दी फैला सकते थे। उनके टूलकिट्स ने भी तेज नवाचार दिखाया, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल अधिक लचीली प्रौद्योगिकियों के साथ। निएंडरथल कुशल उपकरण निर्माता बने रहे, लेकिन होमोसेपियंस के अनुकूलन की गति और विविधता ने उन्हें बढ़त दिया। पुरातत्व रिकॉर्ड दिखाते हैं कि यह बदलाव कैसे हुआ। क्षेत्र के बाद क्षेत्र में निएंडरथल साइटें लगभग 40,000 साल पहले रिकॉर्ड से गायब हो जाती हैं। जिन गुफाओं पर वे कभी कब्जा करते थे, वे खाली छोड़ दी गईं या आधुनिक मनुष्यों द्वारा अपनाई गईं। पत्थर के उपकरण की परंपराएं, जो कभी निएंडरथल की विशिष्ट थीं, गायब होने लगीं, होमोसेपियंस की नई शैलियों से बदल गईं। जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवंत समुदाय थे, वे धीरे धीरे फीके पड़ गए। यह तीखे विलुप्तता की तरह दिखता है, लेकिन विलुप्तता वह नहीं है जो हुआ। अंतिम निएंडरथल 40,000 साल पहले मरा, और फिर भी आप उनका एक टुकड़ा अपने भीतर लेकर चलते हैं। जबकि उनके समुदाय ध्वस्त हुए, उनके जीन हमारे में बह गए। यह आनुवंशिक विरासत वह कारण है कि निएंडरथल को केवल विलुप्त के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय वे हमारा हिस्सा बन गए। अफ्रीका के बाहर आज हर व्यक्ति 1 से 2% निएंडरथल डीएनए रखता है। ये टुकड़े यादृच्छिक नहीं हैं। इनमें वे जीन शामिल हैं जिन्होंने इस बात को आकार दिया कि हमारे शरीर कैसे काम करते थे जैसे जैसे हम नए वातावरण में फैले। इनमें से कुछ जीन ने प्रतिरक्षा में सुधार किया, शुरुआती मनुष्यों को अपरिचित बीमारियों से लड़ने में मदद की। दूसरों ने त्वचा और बालों को प्रभावित किया, हमें ठंडे गहरे जलवायु के अनुकूल अधिक प्रभावी रूप से होने की अनुमति दी। चयापचय के पहलू भी, जैसे कि हम वसा और चीनी को कैसे प्रसंस्करण करते हैं, निएंडरथल योगदान रखते हैं। सभी विरासत में मिला डीएनए फायदेमंद नहीं था। कुछ वेरिएंट ने लोगों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अधिक कमजोर बनाया, चयापचय विकारों से लेकर सांस की स्थितियों तक। समय के साथ प्राकृतिक चयन ने इन हानिकारक टुकड़ों में से कई को हटा दिया। आज हमारे जीनोम में रेगिस्तान है जहां निएंडरथल डीएनए लगभग अनुपस्थित है, क्योंकि यह रखने के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। लेकिन उपयोगी टुकड़े बचे और फैले, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते रहे, जब तक कि वे आधुनिक मानवता के ताने बाने का हिस्सा नहीं बन गए। इसका मतलब है कि निएंडरथल का सच्चा परलोक गुफाओं में या टूटी खोपड़ियों में नहीं, बल्कि हमारी जीव विज्ञान में है। वे एक असफल प्रयोग नहीं थे, मानव इतिहास की मुख्य धारा से कटे हुए। वे उसी वेणी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसने हमें पैदा किया। उनकी कहानी और हमारी कभी अलग नहीं थी। वे शुरुआत से जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं।
तो यदि वे अभी भी हमारे भीतर चलते हैं, तो इससे इंसान होने का क्या मतलब है के बारे में क्या पता चलता है। हमने सोचा था कि वे गायब हो गए, इसके बजाय वे हम बन गए। सदियों तक निएंडरथल को बाहरी आदिम चचेरे भाई के रूप में देखा जाता था, जो असफल हुए जबकि हम सफल हुए। लेकिन प्राचीन डीएनए ने हमें फिर से देखने पर मजबूर किया है। सच दो अलग रास्तों के बारे में नहीं, बल्कि एक जुड़ी कहानी के बारे में है। निएंडरथल केवल अतीत के आंकड़े नहीं हैं, वे इस बात का हिस्सा हैं कि हम आज कौन हैं। उनकी विरासत दिखाती है कि मानवता कभी भी साफ श्रेणियों में विभाजित नहीं थी। समूहों के बीच की सीमाएं कभी साफ रेखाएं नहीं थीं। निएंडरथल, डेनिसोवन और होमोसेपियंस मिले, मिश्रित हुए और एक दूसरे को उन तरीकों से आकार दिया जिन्हें पाठ्य पुस्तकों ने कभी नकारा था। अलग प्रजातियों के बजाय अब हम एक साझा इतिहास के ओवरलैपिंग धागे देखते हैं, जो बार बार एक साथ बुनते रहते हैं। अंतर वास्तविक थे, लेकिन वे संपर्क, आदान प्रदान या रिश्तेदारी को रोकते नहीं थे। यह उस सवाल को बदलता है जो हम पूछते हैं। वर्षों तक रहस्य को निएंडरथल क्यों गायब हुए के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन बेहतर सवाल है, उनमें से कितना हिस्सा हमारे भीतर जीवित है। अब हम जानते हैं कि जवाब महत्वपूर्ण है। उनका डीएनए हमारी प्रतिरक्षा, हमारे रूप रंग और यहाँ तक कि हमारे शरीर के काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। उन्होंने केवल जीवाश्मों से ज्यादा छोड़ा। उन्होंने हर उस व्यक्ति में अपना हिस्सा छोड़ा जो उनकी रक्त रेखा को आगे बढ़ाता है। इस विरासत को समझना इस बात को बदलता है कि हम मानवता के बारे में कैसे सोचते हैं। निएंडरथल असफल इंसान नहीं थे। वे ऐसे इंसान थे जो रहे, अनुकूलित हुए और हमारे अस्तित्व में इन तरीकों से योगदान दिया जिन्हें हम आज भी माप सकते हैं। वे हमसे अलग खड़े अजनबी नहीं थे। वे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमारी पहचान को आकार देने में मदद की। निएंडरथल की कहानी अंत में संबंध की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि मानवता हमेशा एक विस्तृत परिवार रही है, समय के माध्यम से एक साथ बुनी होती गई। उनका गायब होना एक अंत नहीं था, बल्कि एक परिवर्तन था जो उनकी नियति को हमेशा के लिए हमारे साथ जोड़ देता था। असली रहस्य यह नहीं है कि निएंडरथल चले गए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उनमें से कितना हिस्सा अभी भी हमारे बीच चलता है। टिप्पणियों में हमें बताएं, क्या आप अपने भीतर उनकी छाया महसूस करते हैं?